नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं ज़िंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है और बदलाव जो है वो सिग्नल है, आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुके तो दुर्घटना हो सकती है। बदलाव ज़रूरी है, चाहे वो खुद में बदलाव लाना हो, चाहे वो किसी के लिए बदलना हो। अगर थोड़ा बदलाव अगर आप अपने में करते हैं तो कामयाबी का बहुत ही खूबसूरत रास्ता बन जाता है। और कोशिश कीजिए, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रिश्तों में आगे बढ़ना है तो बदलाव ज़रूरी है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपको जैसे पता है कि हमेशा से कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन से होती है, तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आज जो मेहमान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम और आपके दिनचर्या में वो जो पद है वो हमेशा शामिल रहता है। कहते हैं रेलगाड़ी और यात्रा जीवन का वो एक पहलू है जिससे हम बच नहीं सकते हैं। हमेशा हमें कहीं ना कहीं यात्राएं करनी पड़ती है। खास करके ट्रेन की बात हो तो ये सफ़र का सबसे बड़ा आज भी जो एक समुदाय है या फिर एक जनसंख्या है, आज भी ट्रेन से ही सफ़र करती है। लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि ये कैसे कार्य करती है, इसके पीछे क्या क्या प्लान होता है, क्या योजनाएँ हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ DRM समस्तीपुर विनय श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अक्सर ट्रेन एक कौतूहल का विषय रहा है कि जब हम कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं और जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी होती है, ट्रेन सबसे बड़ा माध्यम होता है जाने का। सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कार्यक्षेत्र क्या है इसमें। ऋचा जी, समस्तीपुर मंडल में मैंने पिछले साल जुलाई में पदभार संभाला था मंडल रेल प्रबंधक का। समस्तीपुर मंडल पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों में से है और इसका विस्तार पश्चिम चंपारण से लेके और मिथिला के साथ साथ कोसी रीजन और सीमांचल तक है। फोरबिसगंज और पूर्णिया कोट भी हमारे मंडल में शामिल हैं। इसमें 18 लोकसभा क्षेत्र हैं और 6 राज्यसभा के सांसद भी हैं इस क्षेत्र से, यानी 24 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे डिवीज़न में। और 203 स्टेशन हैं हमारे पास और प्रतिदिन हम लोग 216 गाड़ियों का संचालन करते हैं। तो जिसमें मेल एक्सप्रेस करीब 110 के आसपास हैं गाड़ियाँ और बाकी जो हैं पैसेंजर ट्रेन्स हैं, स्पेशल ट्रेन। इसके अलावा हम लोग स्पेशल ट्रेन्स का भी संचालन करते हैं। तो यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और ट्रेनों का सफल संचालन समय अनुसार और साथ ही साथ संरक्षा पर भी ध्यान देना होता है। तो ये रोज़ की दैनिक दिनचर्या में जो है एक हमारा अभिन्न हिस्सा है और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था समस्तीपुर मंडल के बारे में। जी, इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आपने सुविधा की भी बात कही है, आपने जो इतनी सारी ट्रेन है उसको कैसे मैनेज करना होता है वो है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अभी छठ पर्व आने वाला है और अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि स्पेशल ट्रेन है। अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि स्पेशल ट्रेन होने। ये क्या है स्पेशल ट्रेन और लोग इसका कैसे फ़ायदा उठाएँ? जी, ऋचा जी, छठ महापर्व है और स्पेशली बिहार में तो इसका बहुत ही महत्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ और बिहार में छठ का बहुत ही महत्व है और अब तो धीरे धीरे पूरे देश भर में छठ के बारे में लोगों में जागृति आ गई है। पिछले वर्ष छठ में सिर्फ समस्तीपुर मंडल से 45 लाख यात्रियों को हमने जो है हैंडल किया था, जो सिर्फ छठ के समय आए थे और यहाँ से भेजा था हम लोगों ने इनको। उस अवसर पे हम लोगों ने करीब 68 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, जिसमें करीब 350 ट्रिप्स लग रही थी हर हफ्ते और टोटल 1100 ट्रिप्स लगी थी स्पेशल ट्रेन्स की। उसी तरह से इस बार भी छठ के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं। करीब 78 स्पेशल ट्रेन्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं और साथ में 4-5 स्पेशल ट्रेन्स पर डे स्टैंड बाई पे रहेंगी, जो कि जैसा पैसेंजर रश होगा उस हिसाब से हम लोग सहरसा से, दरभंगा से, रक्सौल से, जयनगर से मतलब शॉर्ट नोटिस पे 2-3 घंटे की नोटिस पे चलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ छठ के लिए हम लोग जो बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे यात्रियों की भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो स्टेशन के बाहर का एरिया है उसमें तंबू और कनात लगा के होल्डिंग एरिया बनाते हैं और उसमें पैसेंजर्स को चाय, पानी की निःशुल्क सुविधा, मेडिकल सुविधाएं रहती हैं। साथ ही साथ पिछले साल हम लोगों ने सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, NGOs की मदद से
कुछ फ्री खाने का भी इंतज़ाम किया था, लंगर का भी इंतज़ाम किया था। तो विभिन्न दिनों पे छठ महापर्व के बाद और ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फेस्टिवल लंगर वंगर भी इस्टेब्लिश किए थे हम लोगों ने, मोतिहारी में, दरभंगा में, समस्तीपुर में, सहरसा में, रक्सौल में, जो सामान्य श्रेणी के यात्री हैं, जो थोड़ा उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शायद, उनको ये सुविधा, मतलब सभी के लिए ओपन होता है लंगर, बट ख़ास तौर से उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इसके साथ ही साथ हम जनता खाना उपलब्ध कराते हैं, इंश्योर करते हैं कि हर स्टेशन पे 10 रुपये में वो पूड़ी, सब्जी, अचार, इस तरह का एक जनता खाना होता है जो कि 10 रुपये में मिलता है, जिससे कि छोटे से छोटे इनकम ग्रुप का आदमी भी उसका लाभ उठा सके। ये सुविधाएं हम लोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में भीड़ न हो उसके लिए पूरी पब्लिसिटी करते हैं सोशल मीडिया पे, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कि स्काउट्स एंड गाइड्स की मदद लेते हैं हम इसमें, होम गार्ड्स की मदद लेते हैं, हमारे अपना रेलवे सुरक्षा बल है, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि कतार लगा के लोग ट्रेन में चढ़ें, जिससे कि कोई स्टैम्पीड या भगदड़ की सिचुएशन ना आए। ट्रेन रुकने के बाद ही लोग उसमें चढ़ना शुरू करें। और ट्रेन चलने के पहले ड्राइवर गार्ड को स्पेशल निर्देश होता है कि आप लोग देख लें कि कोई भी मुसाफिर जो है वो ऐसा ना हो कि भाग रहा हो ट्रेन के पीछे और आपने ट्रेन चला दी, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही साथ जिस दिन अर्घ वगैरह होता है उस दिन जो घाट हैं हमारे, उनके आसपास से जो रेलवे ट्रैक जा रहे हैं, उनमें सब में जो है पूरे डिवीज़न भर में, मंडल में ये आदेश दे दिया जाता है कि ड्राइवर जो हैं बहुत ही शार्प लुकआउट मेंटेन करेंगे, देखते हुए चलेंगे, और अगर भीड़ होगी तो विसल करते रहेंगे और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गति सीमा को नियंत्रित करके चलेंगे। तो घाटों वगैरह के लोकेशंस पे तो हम लोग 30 किलोमीटर प्रति घंटा का कॉशन भी लगा देते हैं। तो ये कुछ मतलब मेजर्स हैं जो हम लोग लेते हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनकी सुरक्षा भी रहे और संरक्षा भी रहे। स्पेशल ट्रेन्स हम लोग चलाते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया। और मेरी अपील रहेगी इस बार के भी छठ पर्व के यात्रियों से कि वो रेगुलर ट्रेन्स के अलावा स्पेशल ट्रेन्स का भी ध्यान रखें। उनमें कई बार ऐसा होता है कि सीटें अवेलेबल होती हैं, लेकिन यात्रीगण जो हैं उनको शायद जानकारी नहीं होती है, तो वो उसमें जाने के बजाय जो रेगुलर ट्रेन्स हैं उन्हीं में घुसने की कोशिश करते हैं। बट उनमें डब्बे सीमित हैं। स्पेशल ट्रेन्स में हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं, हमारे अनारक्षित पैसेंजर्स हैं, उनके लिए जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जी, जब आपने कहा कि अभी आरक्षित करके लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रेनों में उनको नहीं मिल पाती है अभी टिकट, तो ऐप भी है जो लोग ऐप यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कैसे इसको लोग यूज़ करें। जैसे छठ महापर्व की अगर हम बात करें या और भी पर्व के समय जो हम लोग स्पेशल ट्रेनें चलाते हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया पे पूरी तरह से इसको प्रचारित करते हैं। हमारी वेबसाइट पे प्रचार होता है, अखबारों में विज्ञापन निकलते हैं कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। जैसे समस्तीपुर मंडल से देश के विभिन्न भागों के लिए, जैसे दक्षिण में चेन्नई के लिए, केरल के लिए, पूना, बॉम्बे पश्चिम में, इधर अमृतसर, सरहिंद, दिल्ली और कलकत्ता, गुवाहाटी वगैरह के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन्स चलाते हैं। तो यात्रियों से मेरी अपील है कि इंतज़ार करें, अगर उनको रेगुलर ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो स्पेशल ट्रेन का वेट करें। स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, देश के हर कोने के लिए चल रही हैं, और उसमें आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। जी, जैसे आपने सुविधा की अभी बात कही, तो आपने कहा कि ट्रेन की जो स्पीड है वो भी हम लोग कम रखते हैं जगह को देख के, या फिर यात्रीगण जो है उस पर ढंग से पहले चढ़ जाएं। लेकिन ट्रेन के अंदर की सुविधाओं के बारे में बताएं। जी, तो ट्रेन के अंदर जो है हम लोगों ने एक ऑनबोर्ड केटरिंग हेल्थ सिस्टम्स सर्विसेज, जो ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज की शुरुआत की है फॉर स्पेशल ट्रेन्स ऑल्सो। पहले ये सिर्फ नियमित ट्रेनों में होता था ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज, बट इस बार से हम लोग जो हैं, जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी उनमें भी ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ रहेगा जो कि साफ़ सफाई करेगा, और उनमें भी हम लोग पेंट्री कार या जो स्टेशन पे हमारे बेस किचन्स हैं उनके थ्रू खान पान की भी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हमारा 139 नंबर है रेल मदद का, जिसमें कि कोई भी यात्री अगर किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो तो उसमें जो है फ़ोन करके अपना मैसेज दर्ज करा सकता है, और इसको 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है और इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। साथ ही जो हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं उन पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं सोशल मीडिया के तहत, तो उससे भी जो है 24 घंटे हम लोग मॉनिटर करते हैं, और रेल मदद नाम से है ये सुविधा।
और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहिए, असुविधा हो रही है सिक्योरिटी संबंधित, मेडिकल संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, तो हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसका निवारण करें। जैसे कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि किसी को अपने बच्चे के लिए कुछ दूध चाहिए या किसी महिला को कोई दवा या कुछ उपकरण चाहिए। इनफैक्ट इस वर्ष हम लोगों ने 6 यात्रियों को प्रसव भी कराया है ट्रेन में, जब से ही हमें सूचना मिली। तो समस्तीपुर में, दरभंगा में, सहरसा में, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे यात्रियों को हर तरह की सहूलियत मिले और हम लोग जो हैं उनके मित्र की तरह रहते हैं कि अगर जैसे फ़ोन अ फ्रेंड टाइमलाइन होती है कौन बनेगा करोड़पति में, तो रेल मदद भी आपका फ़ोन अ फ्रेंड है। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो कृपया फ़ोन करें, सोशल मीडिया में ट्विटर के थ्रू जो है मैसेज दें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक मित्र की तरह आपकी सहायता करें। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप फ़ोन करेंगे तो उस पे आ जाएगी। लंबी दूरी की ट्रेन है तो उसमें महिलाओं को अक्सर माहवारी या पीरियड्स को लेके परेशानी होती है, तो इसके बारे में क्या वो फ़ोन करके सैनिटरी पैड मंगा सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि आपको किसी भी तरह की मतलब रेल जो है आपकी मित्र है, आपको मित्र से जो मदद चाहिए वो मदद हम देने की कोशिश करते हैं। और जो आपने स्पेशली बात की माहवारी में सैनिटरी पैड्स की, तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जब छपरा में किसी ने रात में जो है उनको कुछ मतलब असुविधा महसूस हो रही थी, तो उन्होंने रेल मदद पे फ़ोन किया और जो हमारे टीटी थी, हेड टीटी, उन्होंने पर्सनली इंतज़ाम किया और उनको रात में जाके सैनिटरी पैड पहुंचाया ट्रेन के अंदर। तो ये सब तो मतलब जो जैसा मैंने बताया कि रेल आपका मित्र है, रेल मदद करने के लिए है और हर कोशिश रहेगी कि आपकी यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आपको दवा चाहिए, कुछ और पर्सनल हाइजीन से संबंधित सामान चाहिए, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, हर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। सिक्योरिटी में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे महिला डब्बों में अगर अनधिकृत व्यक्ति चढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आप फ़ोन करिए। हम लोग समय समय पे इसको जो है चेक भी करते हैं और अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है तो जैसा मैंने बताया 24 घंटे हमारे सेंटर्स उसको मॉनिटर करते हैं और तुरंत उसका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। एवरेज टाइम हमारा जो है, हम लोग करीब 40 मिनट में किसी भी शिकायत का निवारण कर देते हैं। ये हमारा एवरेज है अभी। जी, और उम्मीद करते हैं कि इन सारी सुविधाओं का जो है हमारी जनता लाभ उठाए, खास करके जो भी पर्व आ रहे हैं और वो जो दूर से आ रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा इतना मैनेज आप करते हैं, आपका डिवीज़न इतना काम करता है, लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार है, लेकिन इस सारी चीज़ों में हम सिर्फ अगर अपनी बात करें कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आपके शौक़ क्या हैं और इन सब चीज़ों से आप कैसे अपना वक्त निकालते हैं, उसके बारे में बताएं। एक तो देखिए, बचपन में हर भारतीय बच्चे की तरह मैं भी ट्रेन खेलने में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहता था। तो शायद अभी भी वो मेरा बचपन का जो फैसिनेशन है ट्रेन्स के साथ वो अभी चल रहा है एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। और ट्रेन तो हर भारतीय के मतलब जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। और रही बात अपने समय की, तो देखिए रेलवे जो है 24 घंटे चलती है, ये अकेली सर्विस है पूरे देश में जो 24 घंटे चलती है और किसी भी परिस्थिति में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि रेल का चक्का घूमता रहे, बंद ना हो, रुके ना। तो अपने लिए समय जो निकालना होता है वो, अब जैसे इस समय तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है नॉर्मली, बट वैसे मैं सुबह 10 मिनट योग कर लेता हूँ। उसकी वजह से पिछले 10 साल से मैं चल रहा हूँ और सिर्फ 10 मिनट करता हूँ, बट इट कीप्स मी गोइंग, उससे कोई परेशानी नहीं होती। समय मिलता है तो मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत बागवानी का शौक़ है, स्पेशली गुलाब का। तो पिछले 30 सालों में मेरी जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही है वहाँ मैंने कोशिश की है कि जाने के पहले कम से कम 25-30 प्रकार के गुलाबों के पौधे उन घरों में लगा जाऊँ। तो उसमें थोड़ा काफ़ी उससे मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे। म्यूज़िक का शौक़ है काफ़ी हद तक, हर तरह की म्यूज़िक का शौक़ है। म्यूज़िक सबको जोड़ती है बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के, बिना किसी जोग्राफिकल बैरियर के। तो हर तरह की म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। थोड़ा बहुत कभी कभी शौकिया गुनगुना लेता हूँ। पढ़ने का शौक़ था, आजकल पढ़ने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ज़्यादा समय सिर्फ ऑफिशियल पेपर्स पढ़ने में निकल जाता है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक किताब पूरी कर लूँ, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज की एक किताब पढ़ लूँ। तो उससे भी नए नए आइडियाज़ मिलती हैं और जो ब्रेन है वो थोड़ा रिचार्ज हो जाता है।
जी। क्रिकेट खेलने का शौक़ है, बट अब थोड़ा सा मतलब इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्रिकेट में, लेकिन फिर भी जो हमारे एग्जीबिशन मैचेस होते हैं रेलवे में, क्लब वगैरह में, उसमें खेल लेता हूँ मैं। जी, क्या बात है। हम योजनाओं की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपने कहा कि आप गुनगुनाते भी हैं और फूलों का शौक़ है और गाने का भी शौक़ है, तो हम चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि ये है एक ऐसा मंच, हम उम्मीद करते हैं कि वैसे तो आपको कोई जो है आप जनरली नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन इस मंच के माध्यम से अगर 2 लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। ये फिराक गोरखपुरी साहब की नज़्म है, जिसको धुनबद्ध किया था मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, तो मैं 2 लाइनें उसकी गुनगुना देता हूँ। जादू से जिनके ख्वाब बने सामने की बात, जादू से जिनके ख्वाब बने सामने की बात, उन आँखों के दिलों में हुए क्या मुआमला, ये नकहतों की नर्म रवि, ये हवा ये रात, याद आ रहे हैं इश्क के टूटे ताल्लुकात, टूटे ताल्लुकात। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं सच में कि निश्चल हृदय ही इतना बड़ा काम कर सकता है, और जिस तरीके से आपके शौक़ हैं और जिस तरीके से आप गायन, लेखन और बागवानी में आपकी रुचि है, एक दिल दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए इतना काफ़ी है, और इतने बड़ी चीज़ों को हैंडल करना अब पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है। तो अगर अभी सर हम बात करें थोड़ा सा, अगर फिर कार्य क्षेत्र में अगर हम जाएं तो विकास की बात, हमने कहा कि जैसे आप अपने आप को चार्ज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से अगर रेल, भारतीय रेल जो है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनती होंगी, तो क्या क्या योजनाएं हैं उसके लिए? ऋचा जी, भारतीय रेल में निरंतर योजनाबद्ध तरीके से काम होता रहता है। भारतीय रेल का एक अंग तो होता है डेली दैनिक ऑपरेशन, जो कि इस ऑपरेशन और सेफ्टी से जुड़ा रहता है, संरक्षा और सुरक्षा और ऑपरेशन से जुड़ा रहता है, और साथ ही साथ निरंतर प्लानिंग भी हम लोग करते रहते हैं कि कैसे अपने ऑपरेशन को और बेहतर बनाएं, कैसे आने वाले वक्त में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उसको हैंडल करें। जो हमारा इनवर्ड ट्रैफिक है, जैसे अभी माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गति शक्ति नाम की योजना है, जिसके तहत हम लोग माल ढुलाई के लिए बहुत सारी स्टेप्स ले रहे हैं। तो गति शक्ति टर्मिनल्स, जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं, मालगाड़ियाँ हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा स्पीड से चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई करें, इन सब की योजनाएं बनती रहती हैं। जैसे पहले आपको याद होगा कि समस्तीपुर मंडल छोटी लाइन का मंडल था, जिसमें सिर्फ मीटर गेज की ट्रेनें थीं, तो उसमें जो है ट्रेन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम थी और उसकी स्पीड भी लिमिटेड थी, 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती थी, मैक्सिमम स्पीड से। उसके बाद जो है अमान परिवर्तन हुआ और छोटी लाइन से बड़ी लाइन में अब पूरा मंडल जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे ये सुविधा मिलती है कि हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी वाहन क्षमता भी बढ़ गई है और यात्रियों को भी हम ज़्यादा यात्रियों को भी कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से अब दोहरीकरण की प्लानिंग हो रही है। जैसे मुजफ्फरपुर से लेके पनियामा तक जो हमारा पूरा सेक्शन है उसका दोहरीकरण हो चुका है, सिर्फ 3 ब्लॉक सेक्शन उसमें बचे हैं। इसी तरह से समस्तीपुर दरभंगा में भी दोहरीकरण हो चुका है, 2 ब्लॉक सेक्शन बचे हैं। ये दोनों कार्य जो हैं मार्च 25 तक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने योजना बनाई कि नरकटियागंज से लेके दरभंगा तक वाया रक्सौल दोहरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया और रेलवे बोर्ड और मंत्रालय के लोगों से विचार विमर्श के बाद कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में इसको जो है मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत ही बृहद प्रोजेक्ट है, 256 किलोमीटर का दोहरीकरण होगा, 4,553 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और इससे करीब 87 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। तो इससे ये जो हमारा क्षेत्र है चंपारण से लेके सीमांचल तक, इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। इसी तरह से छोटी छोटी प्लानिंग भी हम लोग करते हैं। जैसे किसी भी स्टेशन पे
कैसे सुविधा बढ़ाएं, कैसे ये हम लोग इंश्योर करें कि अगर एक ट्रेन आ रही है तो दूसरी ट्रेन से उसकी टक्कर ना हो, उसके लिए डिरेलिंग स्विचेस हैं कि नहीं हैं, उसके लिए जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो पुख्ता है कि नहीं। अगर सिग्नलिंग हमारी फेल होती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह का कोई फेलियर हो तो वो सेफ साइड पे हो, मतलब उससे कोई दुर्घटना ना घटे। तो इस तरह की प्लानिंग तो डेली बेसिस पे भी चलती है। और जो बड़े प्लान्स हैं, जैसा अभी मैंने जिक्र किया दोहरीकरण का, तो वो थोड़ा सा समय लगता है उनमें। अभी जैसे सहरसा की यार्ड रिमॉडलिंग का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, ये भी करीब 170 करोड़ की लागत से है। इसी प्रकार सारे स्टेशंस का, पूरे देश भर में रेलवे स्टेशंस जो थे उनके नवीनीकरण का कार्य जो है प्लान किया गया था माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो उसमें जैसे पिछले साल हम लोगों ने प्लानिंग की थी, तो समस्तीपुर मंडल के 22 स्टेशनों का जीर्णोद्वार हो रहा है, करीब 1200 करोड़ की टोटल लागत आ रही है। इसमें 3 मेगा स्टेशन रहेंगे, सीतामढ़ी, दरभंगा और बापूधाम मोतिहारी, जो उनका एवरेज कॉस्ट जो है करीब 800, कुल मिला के 800 करोड़ हो जाता है। और बाकी 350-400 करोड़ में बाकी 18 स्टेशन जो हमारे हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है। तो इस तरह की प्लानिंग हर समय करता रहना पड़ता है कि यात्रियों की सुविधाएं कैसे बढ़ाएं। लिफ्ट्स हम प्लान कर रहे हैं, जैसे पहले कुछ साल पहले ये हुआ था कि दिव्यांगजनों के लिए या जो अशक्त हैं शारीरिक रूप से, जो हमारे थोड़े प्रौढ़ अवस्था में हैं लोग, उनके लिए रैंप्स की व्यवस्था की गई थी हर स्टेशन पे कि वो व्हीलचेयर से भी ऊपर जा सकें, पूरी तरह से खुद भी, मतलब सीढ़ियाँ ना चढ़ना पड़े तो धीरे धीरे रैंप से जा सकें। अब हम लोग एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स लगा रहे हैं हर मेजर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब योजनाएं हर समय चलती रहती हैं कि कैसे सुरक्षा बढ़ाएं, कैसे संरक्षा बढ़ाएं, कैसे यात्री सुविधाएं बढ़ाएं। उनके लिए लाउंजेस, वेटिंग रूम्स, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनको प्रॉपर तरीके से खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए IRCTC के साथ मिलके हम लोग सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। और फिर एक डेली प्लानिंग होती है और एक ओकेजनल प्लानिंग होती है, जैसे छठ आ रहा है या कोई और पर्व आ रहा है या छुट्टी का सीज़न आता है जब ग्रीष्म अवकाश होता है, तो उस समय जो है त्वरित प्लानिंग होती है जो उस पीरियड के लिए होती है। और एक ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में हमारी रेल कैसे और यात्रियों के लिए मतलब मित्रता का व्यवहार करे और यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करे, वो भी प्लानिंग निरंतर चलती रहती है। जी, जैसा कि ऐसा भी आपने कहा कि हर एक स्टेशन पे जो है नवीनीकरण हो रहा है, उसमें फाटक की समस्या, जैसे कि सहरसा जैसे क्षेत्रों में है ये सारी समस्या है, तो इसके लिए क्या कुछ किए गए हैं? इसमें देखिए हम लोगों के मानक हैं कि किसी भी रेल फाटक पे कितने व्हीकल यूनिट्स, TVU बोलते हैं, टोटल व्हीकल यूनिट्स, कितने व्हीकल यूनिट्स जा रहे हैं, उस मानक के हिसाब से हमने कई फाटकों पे जो है फ्लाईओवर बनाए हैं, रोड ओवर ब्रिज जिसको बोलते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने 28 फाटकों को बंद किया है इस प्लानिंग के तहत, और इस साल जो है हम 18 और जो मेजर फाटक हैं उनको बंद कर देंगे, ये फ्लाईओवर बना के या फिर रोड अंडरपास बना के, जिससे कि किसी भी समय ना तो यात्रियों को असुविधा हो और ना ही ट्रेन संचालन में कोई असुविधा। क्योंकि अभी जब फाटक बंद होता है, उसके बाद जब बंद करना होता है ट्रेन आने के लिए, तो उसमें जैसे सहरसा का ही आपने जिक्र किया, तो 2 ढाले हैं वहाँ पे, गंगेला ढाला, बंगाली ढाला, जहाँ काफ़ी समय लग जाता है फाटक बंद करने में और खोलने में, और भीड़ काफ़ी अनियंत्रित रहती है उस समय। तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लाईओवर प्रस्तावित है, कुछ इसमें एक लिटिगेशन चल रहा था जो हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर जो है अगली सुनवाई में क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी इसमें मतलब लॉजिकल आर्गूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं। और NHAI के साथ मिलके, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के साथ मिलके पूरे मंडल भर में जो है अनेक रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज प्रस्तावित हैं, और जो पूरी ज़ोर शोर से जिनमें काम हो रहा है। तो आने वाले समय में फाटकों की समस्या से भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनसे मुक्ति मिलेगी हमारे यात्रियों को, दैनिक यात्रियों को। जी, और ये लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो जनता के लिए भी अच्छा है और ट्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम नियम की बात करें तो आम जनता के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, उनको क्या पालन करना चाहिए? अक्सर जो जनता है उनको लगता है कि अच्छा ये मेरा काम तो नहीं है, ये वो देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आम जनता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही ऋचा जी, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ अपनी राइट्स की बात करते हैं, मैं इंक्लूडेड, मतलब आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद कहीं भूल जाते हैं। तो ये हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि देश की तरक्की तभी होगी जब हर नागरिक देश को अपने घर की तरह समझेगा,
देश के किसी भी जो कॉमन हमारी सर्विसेज हैं, चाहे रोड हो चाहे रेल हो, उनको जब तक अपनी संपत्ति नहीं समझेगा, तो बचपन से आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि रेल आपकी अपनी संपत्ति है, तो उसी तरह से उसको जो है ट्रीट करना पड़ेगा, तभी इसका निवारण होगा। आम नागरिकों से मेरी यही अपील है कि जो बेसिक नियम हैं, मतलब सिविक नियम होते हैं, उन्हीं का बस पालन करें। कोई ऐसा स्पेशल नियम नहीं है। जहां आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, कृपया प्लेटफॉर्म टिकट लेके चलें। जहां आपको ट्रेन का टिकट लेना है, कृपया टिकट लेके चलें। टिकट के लिए अब हम लोगों ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आम आदमी भी तुरंत जो है 2 मिनट के अंदर टिकट बुक कर सकता है। UTS ऐप है हम लोगों का, रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, IRCTC की वेबसाइट है, तो टिकट लेके चलें। पिछले इस वर्ष हम लोगों ने जो है जो टिकटलेस यात्रा के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उसमें अभी तक 6 महीने में हम लोगों ने करीब 25 करोड़ से ऊपर का राजस्व प्राप्त किया है। तो मेरी ये अपील है जनता से कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा के अपना राजस्व बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट लेके चलें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, टिकट लेके चलें। टिकट लेके आप चलते हैं तो हमें आपकी सुविधाएं प्लान करने में भी ज़्यादा मदद मिलती है। हमें पता रहता है कि इस ट्रेन में कितने यात्री जा रहे हैं, उस तरह से हम उस ट्रेन में सुविधाओं की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ज़्यादा टिकट चेकिंग स्टाफ डाल सकते हैं, ज़्यादा ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ डाल सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आप टिकट लेकर चलें। रही बात रेल फाटकों की, तो रेल फाटकों पे ये कोशिश करें कि जो सड़क के नियम हैं उनका पालन करें। कई बार आपने देखा होगा कि रेल फाटक जब बंद होता है तो दोनों तरफ, लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ भीड़ लग जाती है। तो जब फाटक खुलता है तो वो भीड़ ऐसी गुत्थम गुत्था हो जाती है कि उसी को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो कृपया अपनी लेन में रहें जब फाटक बंद भी होता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट की देर होगी किसी को भी, उससे ज़्यादा देरी नहीं होती है। लेकिन जब आप दोनों तरफ भीड़ लगा देते हैं और दोनों तरफ की भीड़ छूटती है तो फिर उसमें जो है करीब 10-15 मिनट भी लग जाते हैं। रेल फाटकों पे हमने मंडल में ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी रेल फाटक जो है 15 मिनट से ज़्यादा एक बार में बंद ना हो। पहले कई बार हमारे पास शिकायत आती थी कि 1-1 घंटे, 1.5 घंटे कुछ फाटक बंद रहते हैं, क्योंकि वो 3-4 गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं। तो उसका हम लोगों ने स्टडी किया। सारे रेल फाटक हमारे जो हैं अभी लिंक्ड हैं डेटा लॉगर से, और तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा कि किन रेल फाटकों पे ज़्यादा समय तक बंद हो रहा था। तो उसमें हम लोगों ने स्पेशली निर्देश दिया कि कोई भी फाटक 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बंद होगा। और हमारे जो अधिकारी हैं, परिचालन प्रबंधक वगैरह हैं, वो इसकी डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी फाटक 15 मिनट से बंद था तो उसका क्या कारण था। और साथ ही साथ मैं भी समय समय पे औचक निरीक्षण करता रहता हूँ, पर्सनली भी और मतलब फिज़िकली भी जाके फाटकों पे, और बाकी जो तकनीकी रिपोर्ट हमारी निकलती है वो तो मैं देखता ही रहता हूँ जी। और उम्मीद करते हैं कि जो जनता है वो अपनी जो है चीज़ों को समझे, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए जब लोग खड़े हैं तो आपको भी आगे आने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो ट्रेन और संबंध, क्योंकि वो जोड़ने का काम करती है, हम किसी संबंधी से ही मिलने के लिए जाते हैं। अभी अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करें तो अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। ऋचा जी, आपने एकदम सही कहा। रेल जो है जोड़ने का काम करती है। महात्मा गांधी जी के समय से जब उनको पूरे देश को जोड़ना था एक सूत्र में, तो उन्होंने रेल से पूरे देश भर में सफ़र किया, ये तो सबको पता है। और इस क्षेत्र में वो हमारे कार्य क्षेत्र में भी आए थे, चंपारण में भितरवा आश्रम जो है वहाँ पे कई दिन उनका प्रवास रहा। साथ ही साथ नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा मतलब जिसको बोलें ऐतिहासिक मित्र रहा है, और इस क्षेत्र के लोगों से, नॉर्थ बिहार के क्षेत्र के लोगों से नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है जो लोग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। जैसे रक्सौल हमारा एक पॉइंट है, तो हमने एक इनलैंड कंटेनर डिपो जो है वो बीरगंज में रखा हुआ है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे यहाँ से, और इसमें कंटेनर्स नित्य जो है करीब 3 से 4 कंटेनर ट्रेन्स हमारी डेली आती हैं वहाँ पे, जो अनलोड होती हैं, वहाँ से माल फिर नेपाल के अंदर और सप्लाई होता है। इसी तरह से जयनगर से कुर्ता और अब आगे बीजलपुरा तक हमारी रेगुलर ट्रेन चलती है, जो भारत में जयनगर स्टेशन से शुरू होती है। ये नेपाल रेलवे की ट्रेन है जिसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और एयरकॉन जो है वो ऑपरेट करते हैं। और ये रेलवे लाइन जो है काफ़ी सक्सेसफुल है, 2 फेरे लगाती है ये ट्रेन प्रतिदिन। और अब बात हो रही है कि जनकपुर धाम से अयोध्या को भी जोड़ा जाएगा। भविष्य में ये भी प्रस्ताव जो है पूरा किया जाएगा और ये भी ट्रेन चलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, हमारी सीमावर्ती एरियाज़ हैं नेपाल के लिए, उनसे काफ़ी मतलब उस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी हम लोग तत्पर हैं।
नए नए पॉइंट्स खोल दिए गए हैं, जैसे गुनाहा है, जयनगर और रक्सौल तो पुराने पॉइंट्स थे, जनकपुर रोड है जो सीधे आप जा सकते हैं, फिर नेपाल क्रॉस कर सकते हैं, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। उसी तरह से लौखा बाज़ार तक अब रेलवे लाइन जो है बन गई है, अमान परिवर्तन पूरा हो गया है, वो भी जो है सीमांत क्षेत्र है। और इस तरह अभी जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, जो रेल मंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उसमें ये अनाउंस हुआ है कि जो रक्सौल नरकटियागंज रक्सौल होते हुए दरभंगा और आगे फॉरबिसगंज तक दोहरीकरण होगा। तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर जो है बन जाएगा, जो ऑल्टरनेटिव रूट होगा इस पूरे क्षेत्र को सर्व करने के लिए। बहुत ही फास्ट होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसमें तय की गई है। तो हाई स्पीड क्षेत्र होगा, जिससे समय की भी बचत होगी और नेपाल की जो एरियाज़ हैं उनसे हम लोगों का व्यापार और हम लोगों के जो पर्सनल संबंध हैं वो भी और सुदृढ़ होंगे। जी, और उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हों वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और जब हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो पहले उस क्षेत्र को हमें जानना होता है। बिहार से आपके अपने संबंध के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और आपके आने से अनुमंडल में क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मैं बिहार के लिए कोई अजनबी नहीं हूँ। ऐसा लोगों को लगता है कि शायद मेरी पिछली पोस्टिंग कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता से समस्तीपुर आया हूँ, तो शायद मेरे लिए कुछ अजनबी होगा या कुछ डिफरेंट होगा। बट परिवार हमारा जो है आजमगढ़ से है। परवरिश मेरी स्कूलिंग वगैरह बनारस में हुई थी और उसके बाद 2-3 महीने मैं रुड़की में रहा, पढ़ रहा था। उसके बाद एक मुंगेर ज़िले में जमालपुर करके रेलवे का ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 17.5 वर्ष की आयु में मैं फिर से बिहार पहुँचा। इसके पहले भी मेरा ननिहाल जो है डेहरी ऑन सोन में था, तो अक्सर हम लोग बनारस से डेहरी ऑन सोन आते जाते रहते थे। बट जो बिहार का हार्टलैंड है वो तो उन 4 सालों में मैंने जमालपुर में देखा, और तत्पश्चात अभी जब मेरी पोस्टिंग हुई है समस्तीपुर में, तो फिर जो नॉर्थ बिहार है जो पहले छूट गया था वो देखने का मौका मिला। और मैं देश में देखिए कलकत्ता से लेके पंजाब तक और साउथ में आंध्र प्रदेश में भी नौकरी कर चुका हूँ पिछले 31 सालों में, लेकिन जितना एक अपनत्व की फीलिंग बिहार में है वो मुझे अभी तक शायद हर जगह नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी स्टेट्स में मुझे प्यार नहीं मिला या अफेक्शन नहीं मिला, बहुत अफेक्शन मिला। बट जिस तरह से रेल से अभी जो फैसिनेशन है, स्पेशली हमारे समस्तीपुर मंडल में, जिस तरह से रेल को देखा जाता है, सॉर्ट ऑफ जीवनदायिनी टाइप की इमेज है अभी रेलवे की, वो रियली अभूतपूर्व है। और उस फीलिंग पे हम लोग कोशिश करते हैं कि खरा उतरे जो हम लोगों की जनता के एक्सपेक्टेशंस हैं। रेल अभी भी मतलब नॉर्थ बिहार के लिए एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का भी स्रोत है। मतलब तो जॉब्स मिलते हैं लोगों को, बेहतर यात्री सुविधाएं होती हैं, तो लोग समय पे पहुंच पाते हैं। पटना से जुड़ते हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं, बड़े शहरों से जुड़ते हैं, कलकत्ता से जुड़ते हैं, पूना बॉम्बे से जुड़ते हैं, कोयम्बटूर से जुड़ते हैं। तो उससे भी मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस आता है। जो डाइवर्सिटी यहाँ पे है वो भी बहुत है। तो समस्तीपुर मंडल में जब मैं आया पिछले साल जुलाई में, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स में तो पूरे मंडल का भ्रमण किया। करीब 1200 रूट किलोमीटर्स हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके पूरा ईस्टर्न रीजन तक। तो एक एक चप्पा चप्पा मैंने जो है छान मारा। उससे मुझे एहसास हुआ कि अभी भी देश में बहुत कुछ करने के लिए है, और एक लाइफ टाइम शायद इनफ नहीं है कि हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर सकें। बट फिर भी कोशिश ये रहती है कि जितनी भी सुविधाएं हम दे सकें यात्रियों को, साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को। आफ्टर ऑल उनका भी तो वो 24 घंटे काम करते हैं और दिखता नहीं है, लेकिन रेल तो चलती रहती है हर समय। उसको चलाने के लिए जो हमारी वर्कफोर्स है वो किन किन परिस्थितियों में काम करती है वो मुझे पता है, क्योंकि फील्ड में जाके उतरा हूँ। फील्ड का आदमी हूँ मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रेलवे तो ब्लू कॉलर जॉब है, इट्स नॉट अ वाइट कॉलर जॉब। तो हफ्ते में 2 दिन तो मिनिमम मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर फील्ड में रहूँ। तो उससे थोड़ा समझ में आता है कि यात्रियों के क्या एक्सपेक्टेशन हैं, साथ ही साथ स्टाफ को क्या प्रॉब्लम है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कि पीने का पानी नहीं है, वो आपने लगवा दिया, तो उससे एटलीस्ट अगले 2 साल तक उनको कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले साल हम लोगों ने जो हमारे स्टेशन मास्टर वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पैनल यूज़ करते थे, लेकिन गर्मी का तो आपको आलम पता है यहाँ पे, और कितनी ह्यूमिडिटी होती है। तो फिर हम लोगों ने बात करके पूरे डिवीज़न भर में जितने भी स्टेशंस हैं सब में जो स्टेशन मास्टर्स के रूम हैं, जो टीटीज़ के रूम हैं, जो हमारे गार्ड ड्राइवर्स के रूम हैं, सबको एयर कंडीशन कर दिया है। कोशिश ये है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हर एम्प्लॉई को मिलें, हर यात्री को मिलें,
तो उसके लिए हम लोग निरंतर प्लानिंग करते रहते हैं। मंडल लेवल पे ज़रूरत होती है तो मुख्यालय लेवल पे भी मदद मांगते हैं। जैसे अपना अस्पताल है, उसमें थोड़ी सी डॉक्टरों की कमी थी, तो बात करके महाप्रबंधक महोदय से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने भी मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी जो पुराने नियम थे उनको रिलैक्स किया। अब हम मंडल से ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी हम एनलिस्टमेंट कर लेते हैं, एम्पैनलमेंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं या कुछ उनको मान लीजिए सहरसा में या कहीं और दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें वापस जो है समस्तीपुर ना आना पड़े। वहीं पे हॉस्पिटल्स हम एम्पैनल कर रहे हैं जिससे कि उसी जगह उनकी जो है चिकित्सा हो सके। टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी हम शुरू करने वाले हैं। अभी एक हमने पायलट भी किया था जिससे कि जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं जैसे बनमनखी हो गया, छोटा स्टेशन है, बिहारीगंज हो गया, इधर अमोलवा, गुनाहा, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि शहर भी डेवलप नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे हम टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी अभी स्टार्ट करने की कोशिश में है। प्रस्ताव जो है मुख्यालय में विचाराधीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही ये प्रस्ताव भी हो जाएगा। और देखिए अगर जैसे मैं अपने आप को एक बड़े भाई के रूप में देखता हूँ और हमेशा देखा है। पहले तो लगता था कि मैं बहुत छोटा हूँ, बट अब जब शीशा देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, अब उम्र हो चली है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ जो कि पूरे परिवार का ध्यान रखे। और परिवार इंक्लूड्स यात्री जो हमारे कस्टमर्स हैं, और हमारे लिए अतिथि देवो भव वाली भी बात है, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान है। और साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी निरंतर प्रयासरत हैं उनकी भी सुविधाओं का हो। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें करने से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो ये कोशिश रहती है हमारी कि हर समय जो है कैसे मैं और किसी की लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ। और देखिए लोग कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ मैं बचपन से मानता हूँ कि अगर जैसा आपने कहा कि बहुत बड़े पद पे हूँ, मुझे तो अभी नहीं लगता है कि बहुत बड़े पद पे हूँ। अभी मैं अपने आप को कोई जूनियर स्केल ऑफिसर की तरह से मानसिक रूप से देखता हूँ। बट अगर ऐसा है कि मैं बड़े पद पे हूँ तो अगर मैंने 10 लोगों का भला नहीं किया तो उस बड़े पद पे रहना व्यर्थ है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यात्रियों की कसौटी पे खरा उतरूँ, हमारे स्टाफ की कसौटी पे खरा उतरूँ, और कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो कि अगर, या व्यवहार ना करूँ जो कि अगर मेरे साथ होता और मुझे बुरा लगता तो वैसा व्यवहार या वैसा कार्य मुझे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा विश्वास रहा है अभी तक। बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ें और लोगों को भी सुविधा हो। समय की पाबंदी है, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर सर लेना चाहेंगे। आप बिहार में नए नहीं हैं, आपको स्थिति परिस्थितियाँ सब पता है। भारतीय रेल जो है वो बिहार के बाट से कैसे और समस्तीपुर मंडल कैसे करती है, बस एक छोटे से लाइन में अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो। देखिए बचपन में मैंने एक निबंध पढ़ा था, बाढ़ की विभीषिका। जब मैं समस्तीपुर में पोस्टिंग हुई तो मुझे सचमुच समझ में आया कि क्या होती है बाढ़ की विभीषिका। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत आपदा प्रबंधन के लिए मेजर्स लिए थे, बट पिछले साल पानी जो छोड़ा गया था बहुत कम छोड़ा गया था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस साल एक दिन में 7.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया। धन्यवाद की बात, जो कि पिछले 66 सालों में सबसे अधिक पानी छोड़ा गया था एक दिन में। और इसके लिए हम लोग पूरे वर्ष भर निरंतर प्लानिंग कर रहे थे। जो हमारे ब्रीच लोकेशन से 2019 में वॉश आउट हो गया था, 2-3 जगह पे जो है रेलवे लाइन बह गई थी, तो हमारी पूरी कोशिश थी कि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इस बार। तो हम लोगों ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, जैसे फैंगो क्षेत्र है जहाँ कोसी है, बागमती है इधर नॉर्थ में, तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही पत्थर वत्थर डाल के तटबंध को और स्ट्रॉन्ग किया, साथ ही साथ स्पर्स बनाए जिससे कि पानी का बहाव जो है वो कम हो सके। उसके फलस्वरूप इस बार इतना जो 66 साल में सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा गया, उसके बावजूद हमारे रेलवे ट्रैक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ और हमारी रेल सेवाएं जो हैं निरंतर चलती रहीं। ऑल्दो 2 दिन काफ़ी प्रेशर था, हम लोग रात भर जो है जगे रहे और 10-15 दिनों तक पूरी रात भर 24 घंटे पेट्रोलिंग वगैरह हो रही थी, बट फिर भी हम लोगों ने इस पे काबू पाया। तो थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा हमारे जो कर्मचारीगण हैं उनका समर्पण, उसकी वजह से हम लोग बाढ़ की विभीषिका से निपट सके। क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जितनी बातें सर ने बताई हैं आप लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। सर, आप हमारे शो में और इतनी अच्छी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जल्दी से उठाइए अपना कलम और लिखिए हमारा पता, और आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।
और हमें दीजिए इजाज़त, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं कल नए मेहमान के साथ।